नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव आप सबके अपने यूट्यूब चैनल टेट अड्डा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम मित्रों बीटीसी यानी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का ऑप्शन क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। ऑप्शन 1 है इस्लाम धर्म का प्रचार, ऑप्शन 2 है भौतिक ईश्वर की प्राप्ति, ऑप्शन सी है ज्ञान की प्राप्ति और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर कौन सा होगा मित्रों? मैं इसमें ज़्यादा समय ना वेस्ट करूँगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि मुस्लिम कालीन शिक्षा के ये सभी उद्देश्य थे। इस्लाम धर्म का प्रचार भी करना था, ज्ञान की प्राप्ति भी थी और भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति भी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिस्मिल्लाह संस्कार होता था 4 वर्ष 2 दिन पर, या फिर 3 वर्ष 3 दिन पर, या फिर 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर, या फिर 1 माह 2 दिन पर। तो सही उत्तर कौन सा होने वाला है? जी हाँ मित्रों, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर। इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। सभी चीज़ें 4 हैं, 4 वर्ष भी है, 4 माह भी है, 4 दिन भी हैं। तो ये आराम से आप याद कर सकते हैं। और मित्रों, यदि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाया करें आप तक पहुंची करेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन अ है चारित्रिक विकास, ऑप्शन ब है ज्ञान अर्जन, ऑप्शन स है व्यवसायीकरण और ऑप्शन द है अंतर्निहित शक्तियों का विकास। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण कभी उद्देश्य नहीं होता है, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। बाकी सब उद्देश्य हैं। चारित्रिक विकास भी करना उद्देश्य है, ज्ञान अर्जन और अंतर्निहित शक्तियों का विकास, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा भी था कि अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में। ऑप्शन ए है शिक्षा सशुल्क थी, ऑप्शन बी है शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी, ऑप्शन स है शिक्षा का राज्य का नियंत्रण था, ऑप्शन डी है शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। तो वैदिक कालीन में आप सभी जानते हैं मित्रों, शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। उस समय गुरु और शिष्य परंपरा चलती थी, शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क चलती थी। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं प्राचीन शिक्षण पद्धति में भी विधियाँ थी। प्राचीन शिक्षण पद्धति में कौन विधियाँ थी? ऑप्शन ए है श्रवण मनन और निधिध्यासन, ऑप्शन ब है खेल विधि, ऑप्शन स है प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि श्रवण मनन निधिध्यासन ये 3 विधियां प्रमुख रूप से थी, जिसमें पहले सुना जाता था, इसके बाद उसका मनन किया जाता था और फिर उसको ध्यान में लाकर कंठस्थ करके आत्मसातीकरण की प्रक्रिया इसमें निहित थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तो नालंदा था, या फिर गया था, या फिर कह रहा है गुजरात था, या फिर बंगाल। तो कौन सा बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? जी हाँ, नालंदा बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था मित्रों। सही ऑप्शन ए है। फिर हम लोग देखते हैं भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्लाइव को कहा जाता है, या फिर चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, या फिर ऑप्शन स है कार्नवालिस को कहा जाता है, या फिर ऑप्शन द है कोई नहीं। तो सही उत्तर कौन सा होगा मित्रों? तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को ही कहा जाता है। ऑप्शन ब सही होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इसमें ट्रिकल डाउन भी इफेक्ट इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑकलैंड या एडम स्मिथ, या फिर मैकाले ने, या न्यूटन ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैकाले ने, क्योंकि मैकाले ने कहा था पहले उच्च वर्ग को अच्छी शिक्षा दी जाए, निम्न वर्ग स्वतः ही धीरे धीरे उनसे शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे समाज में। तो वो उच्च वर्ग की शिक्षा के हिमायती थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि सभी को साथ में शिक्षित नहीं किया जा सकता है, कुछ प्रबुद्ध वर्ग को ही शिक्षित किया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया था।
भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई? 1975 में, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है 1968 में, ऑप्शन सी 1966 में, ऑप्शन डी 1966 में। जी हाँ मित्रों, पहली शिक्षा नीति 1968 में घोषणा की गई, लेकिन यह शिक्षा नीति बहुत ज़्यादा कारगर नहीं रही और 1986 वाली शिक्षा नीति जो है वो प्रमुख रूप से इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, लेकिन पहली शिक्षा नीति यदि पूछे तो हमें 1968 टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई 1968 की नीति में, या फिर 1986 की नीति में, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है दोनों में, या फिर ऑप्शन डी दोनों में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों में, 1968 वाले में भी और इसमें। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोनों में। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन ए है शिक्षक, ऑप्शन बी है शिक्षार्थी, ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी है विद्यालय। तो आदर्शवाद के अनुसार आप लोग बताइएगा शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है? जी हाँ, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है, लेकिन अब तो चाइल्ड बेस्ड एजुकेशन है तो अब शिक्षा का केंद्र विद्यार्थी हो गया है। लेकिन आदर्शवाद के अनुसार यदि पूछेगा तो शिक्षक होगा। और पहले आदर्शवादी शिक्षा ही चलती थी, शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? सुकरात, प्लेटो, हेगेल या फिर डेवी? जी हाँ, जॉन डेवी आदर्शवादी नहीं हैं, ये प्रयोजनवादी हैं। ठीक, और बाकी सभी लोग आदर्शवादी हैं। निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? ऑप्शन ए है सुकरात, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है हार्न, ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो इसका मैंने पहले से ट्रिक कर दिया मित्रों, आप समझ ही गए होंगे। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, स्पेंसर प्रकृतिवादी दार्शनिक है स्पेंसर महोदय। ठीक, हम लोग देखते हैं प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? ऑप्शन ए है दमनात्मक अनुशासन, ऑप्शन बी है मुक्तयात्मक अनुशासन, ऑप्शन स है प्रभावात्मक अनुशासन, ऑप्शन डी है सामाजिक अनुशासन। तो मित्रों ये इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा मुक्तयात्मक अनुशासन, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि छात्र को पर्यावरण में प्रकृति के अनुसार विकसित होना चाहिए, प्रकृति ही उसे सभी सबक सिखा देगी। ठीक है, उसे मुक्त रूप से छोड़ देना चाहिए। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं, कौन मानते हैं? ऑप्शन ए है आदर्शवादी, ऑप्शन ब है प्रकृतिवादी, ऑप्शन स है प्रयोजनवादी, ऑप्शन द है मानववादी। तो इसमें मित्रों प्रयोजनवादी विद्यालय को लघु रूप, इसमें जॉन डेवी प्रमुख रूप से हैं, किलपैट्रिक हैं। तो ये लोग विद्यालय को ही समाज का लघु रूप मानते हैं। ठीक, इसके बाद विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की, कौन सी संस्था स्थापित की? ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी है रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन स है आर्य समाज, ऑप्शन द है वेदांत समाज। जी हाँ, रामकृष्ण उनके गुरु थे, तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन नामक संस्था स्थापित की थी। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी। ऑप्शन अ है हिंद स्वराज, ऑप्शन ब है गीतांजलि, ऑप्शन स है शिक्षा दर्शन, ऑप्शन द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उनकी गीतांजलि पुस्तक ये टैगोर जी की 1913 में इन्हें पुरस्कार भी मिला था। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की, ब्रह्म समाज या फिर रामकृष्ण समाज रामकृष्ण मिशन, या फिर ऑप्शन स है आर्य समाज, या फिर ऑप्शन द है वेदांत समाज। तो विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए कौन सी संस्था स्थापित की, आप लोगों को बताना है। ये रामकृष्ण मिशन हम लोग अभी कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती थी। ऑप्शन ए है नई तालीम, ऑप्शन बी है बुनियादी शिक्षा, ऑप्शन सी है मूल शिक्षा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। जी हाँ, ऑप्शन गांधी जी द्वारा जो है प्रस्तावित शिक्षा कहलाती थी बुनियादी शिक्षा। वो बुनियादी शिक्षा पर ही विशेष जोर देते थे, क्योंकि कहते थे ये चारित्रिक विकास करना है तो बुनियादी शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन से ही बच्चों में
चरित्र के गुण जो है विकसित किए जाने चाहिए। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे। बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें तो हम लोग ऑप्शन में है महात्मा गांधी, गिजुभाई बधेका, जिन्हें गिजुभाई लिखा गया है। ठीक, ऑप्शन सी में फिर है विवेकानंद, ऑप्शन डी में है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा गिजुभाई बधेका, इनका पूरा नाम, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ये इन्होंने कई बाल केंद्रित पुस्तक जो है लिखे हैं बालकों के मनोरंजन के लिए और उनके चारित्रिक विकास के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया है? प्रश्नोत्तर विधि का, या फिर संवाद विधि का, या व्याख्यान विधि का, या फिर प्रयोगात्मक विधि का? तो आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर। जी है, प्लेटो ने संवाद विधि का। ऑप्शन सही है संवाद विधि, ऑप्शन नंबर बी। मित्रों, यदि अभी आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। ठीक, इसके बाद देखिए प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया है? दंडात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्तयात्मक अनुशासन, या फिर कोई नहीं? जी हाँ, ये लोग दंडात्मक अनुशासन की बात प्लेटो किए हैं। ये छात्रों को मुक्त रूप में अवसर देने के हिमायती नहीं थे। ये कहते थे कि उस पर कंट्रोल होना चाहिए शिक्षक का। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? ऑप्शन ए है दिलाज, ऑप्शन बी है द न्यू हेलाइज, ऑप्शन सी है एमिल, ऑप्शन डी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक मित्रों, एमिल भी हम जानते हैं रूसो की रचना है, द न्यू हेलाइज भी इन्हीं की रचना है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी रूसो की रचना है, लेकिन दिलाज इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है आदर्शवादी, ऑप्शन बी है प्रकृतिवादी, ऑप्शन सी है प्रयोजनवादी, ऑप्शन डी है यथार्थवादी। तो रूसो प्रकृतिवादी थे, छात्रों को खुले में छोड़ने के समर्थक थे। वे चाहते थे प्रकृति ही विकास करेगी छात्रों का। ठीक, इसके बाद डीवी के अनुसार शिक्षक है। डीवी के अनुसार शिक्षक क्या है? एक बाधा है, या फिर एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, या फिर एक आदर्श है, या विषय विशेषज्ञ है? तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? जी हाँ, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, शिक्षक एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी डीवी की रचना नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी है हाउ वी थिंक, ऑप्शन सी है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ऑप्शन डी है द स्कूल एंड सोसाइटी। देखिए, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन डीवी की रचना है, हाउ वी थिंक ये भी डीवी की रचना है, द स्कूल एंड सोसाइटी एंड डीवी की रचना है, लेकिन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रॉबेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है? ऑप्शन ए है गद्यात्मक खेल, ऑप्शन बी है समूह गान, ऑप्शन सी है एकाकी नृत्य, ऑप्शन डी है उपहारों का प्रयोग। तो फ्रॉबेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, यह बताना है आप लोगों को। उपहारों का प्रयोग फ्रॉबेल के अनुसार बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसमें छात्र सक्रिय भी नहीं रहता है और बाकी चीज़ों में उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी होती है, वह एक्टिव रहता है, इसलिए और सभी हो सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है बच्चों का घर, ऑप्शन बी है बच्चों का खेल स्थल, ऑप्शन सी है बाल उद्यान, या फिर ऑप्शन डी है दुकान। जी हाँ, किंडरगार्टन से मतलब होता है बाल उद्यान। फ्रॉबेल ने इस स्कूल की रचना की थी छोटे बच्चों के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है विद्यालय, ऑप्शन बी है घर, ऑप्शन सी है उद्यान, ऑप्शन डी है दुकान। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से तात्पर्य है विद्यालय से। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया है?
ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली, ऑप्शन बी है मानसिक रूप से मंद, ऑप्शन सी है विकलांग बालक, ऑप्शन डी है समस्यात्मक बालक। तो सही ऑप्शन होगा मानसिक रूप से मंद बालक। मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से मानसिक रूप से जो मंद बालक हैं उन्हीं की शिक्षा पर जोर दिया था और उनके लिए तरह तरह की विधियां भी बताई थी कैसे उनको शिक्षित किया जा सकता है लर्निंग टूल्स की सहायता से। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कह रहा है विवेकानंद, ऑप्शन बी है पेस्टोलॉजी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है डीवी। तो आप सभी जानते हैं विवेकानंद ने कहा था शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है। अगला हम लोग देखते हैं शिशु की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। ऑप्शन ए है राज्य, ऑप्शन बी है परिवार, ऑप्शन सी है समाज, ऑप्शन डी है समुदाय। जी हाँ, परिवार को, क्योंकि शुरू में बच्चा परिवार से ही सीखता है इसलिए इसे प्रथम पाठशाला कहा गया है। और यहाँ तक कि माता और पिता को प्रथम शिक्षक उसका कहा गया है। जनसंचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन अ है 1, ऑप्शन ब है 2, ऑप्शन स है 3, ऑप्शन ड है 4। तो इसमें 3 सही है। इसके बाद मित्रों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है 1963, ऑप्शन बी है 1964, ऑप्शन सी है 1969, ऑप्शन डी है 1975। तो आप सभी जानते हैं डी.एस. कोठारी 1964 में इसका गठन किया गया था, डी.एस. कोठारी आयोग का। ठीक, इसके बाद राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? 1972 में या 1980 में या फिर 1987 में या फिर ऑप्शन डी कह रहा है 1990 में। तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति आप लोग बताइएगा। सही उत्तर है 1987 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं पारिस्थितिक असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गतिक कारक है। ऑप्शन ए है रोजगार में वृद्धि, ऑप्शन बी है तीव्र जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन सी है सुविधाएं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही हो जाएगा तीव्र जनसंख्या में वृद्धि, क्योंकि इससे पारिस्थितिक असंतुलन का यह महत्वपूर्ण गतिक कारक है। बाकी और कोई नहीं। रोजगार में वृद्धि होगी यह असंतुलन का कारण नहीं हो सकता है। सुविधाएं मिलना यह भी नहीं हो सकता है और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं तब। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय है। ऑप्शन ए है शोध, या फिर ऑप्शन बी है आर्थिक क्रियाकलाप, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है महामारी। तो शिक्षा जनसंख्या वृद्धि पर ही नियंत्रण लगा सकती है। विभिन्न प्रकार के कंट्रासेप्शन का कैसे इस्तेमाल किया जाए ये हमें शिक्षा ही बताएगी और जागरूक करने का काम शिक्षा ही बताएगी। जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं जातिवाद का उद्गम स्रोत है धर्म, जाति, व्यवसाय या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जाति। इसके बाद हम लोग देखते हैं सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है। ऑप्शन ए है समाज सुधार, ऑप्शन बी है प्रचार प्रसार, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है मीडिया। तो सांप्रदायिकता की भावना का उन्मूलन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही हो सकता है मित्रों। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है। ऑप्शन ए है सामाजिक प्रदूषण, ऑप्शन बी है वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी है जल प्रदूषण, ऑप्शन डी है मृदा प्रदूषण। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा ये सामाजिक प्रदूषण, ये भौतिक प्रदूषण नहीं हो सकता है। और बाकी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण ये सब
होते हैं भौतिक प्रदूषण के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं जल संरक्षण की वेरडा पद्धति। ठीक मित्रों, तो जल संरक्षण की वेरडा पद्धति प्रचलित है, कहाँ पर है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों गुजरात में वेरडा पद्धति, इसमें जल संरक्षण के लिए पद्धति अपनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1970 में, या फिर 1975 में, या फिर 1985 में, या फिर 1990 में। तो सही आंसर आप लोग मित्रों दीजिएगा। ठीक है मित्रों, तो सही ऑप्शन 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी, आप सभी जानते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए है उदारीकरण, ऑप्शन बी है निजीकरण, ऑप्शन सी है संतुलित विकास, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएगा मित्रों, ये सभी वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं ठीक है, भारत की पहली सबाक फिल्म यानी बोलने वाली फिल्म कौन थी? ऑप्शन ए है राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है आलम आरा, ऑप्शन सी है पुंडलिक, ऑप्शन डी है कर्ज। तो इसमें सही आंसर आप लोग बताइएगा मित्रों। ये आलम आरा सबाक फिल्म थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्षों में होता था? ऑप्शन ए है 27 वर्ष, ऑप्शन बी है 15 वर्ष, ऑप्शन सी है 20 वर्ष, ऑप्शन डी है 26 वर्ष। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। जी हाँ मित्रों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करती है। यह विचार किसका है? एडिसन का है, रविंद्रनाथ टैगोर का है, स्वामी विवेकानंद का है, या फिर महात्मा गांधी का है? शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ संबंध स्थापित करने की शक्ति रखती है। यह विचार किसका है? तो मित्रों इसमें सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा आप लोग बताइएगा। स्वामी विवेकानंद इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं पाठशाला को एक बाग, एक शिशु को पौधा व शिक्षक को माली कहा जाता है, किसने कहा था? तो ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी है जॉन डेवी, ऑप्शन सी है मारिया मॉन्टेसरी, ऑप्शन डी है फ्रॉबेल। तो सही उत्तर इसमें कौन सा हो सकता है? जी हाँ मित्रों, फ्रॉबेल इसमें सही उत्तर हो जाएगा। किंडरगार्टन नामक इन्होंने विद्यालय भी खोला था बालकों के लिए। फिर है मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन अ है 3, ऑप्शन ब है 2, ऑप्शन स है 6, ऑप्शन द है 5। तो इसमें ऑप्शन अ सही है, 3 भागों में, 3 पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया था मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ था? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम महाराष्ट्र में ही हुआ था। इसके बाद देखते हैं 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो मित्रों आप सभी जानते हैं धारा 45 के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 17 फरवरी, ऑप्शन बी है 11 सितंबर, ऑप्शन सी है 12 मार्च, ऑप्शन डी है 8 जून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था?
तो चेन्नई में आयोजित किया गया था। ठीक। मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या माना जाता है मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ये आपको बताना है। ऑप्शन अ है परिवार, ऑप्शन बी है आर्थिक पक्ष, ऑप्शन सी है भौतिक सुविधाएं, ऑप्शन डी है विदेशी मित्र। तो आप सभी को मित्रों पता ही है कि इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवार होता है। परिवार से ही बालक पहले सीखता है। भौतिक सुविधाएं कभी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती हैं। भौतिक अभाव में भी लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष हो ही नहीं सकता है, और विदेशी मित्र भी गलत है। ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है किताबों को पढ़ाकर, ऑप्शन बी है समझाकर, ऑप्शन सी है स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से, ऑप्शन डी है दंड देकर। तो स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर जब अमल होगा निश्चित रूप से तभी राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होगा। सिर्फ किताबों को रट्टा लगा लेने से, रूट लर्निंग से सिर्फ कुछ नहीं हो सकता है, और समझा देने से भी सिर्फ कुछ नहीं होगा। दंड देना तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। तो सही ऑप्शन सी है। ठीक है। प्लेटो समर्थक था। ऑप्शन ए है ज्ञान पर आधारित शिक्षा का, ऑप्शन बी है शारीरिक शिक्षा पर आधारित शिक्षा का, ऑप्शन सी है समाज आधारित शिक्षा का, ऑप्शन डी है तर्क पर आधारित शिक्षा का। जी हाँ, प्लेटो मित्रों समर्थक था। आप सभी जानते हैं ज्ञान पर आधारित शिक्षा का संवाद करता था। प्लेटो संवाद करने पर फोकस करता था। ये शारीरिक शिक्षा पर ये नहीं था, समाज आधारित शिक्षा ये भी नहीं, तर्क आधारित शिक्षा ये भी नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी है एडम्स, ऑप्शन सी है नन, और ऑप्शन डी है अरस्तु। तो ये रूसो महोदय कहते थे कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, उसे चाहे आप जैसे विकसित कर सकते हैं। उस पर यदि अच्छे चीज़ लिखेंगे, अच्छे संस्कार उसमें डालेंगे, तो वह उसी को आत्मसात कर लेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार को है, वही महत्व शिक्षा का है। तो यह कथन किसका है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है फ्राबेल, ऑप्शन बी है एडिसन, ऑप्शन सी है डीवी, ऑप्शन डी है रूसी। यहाँ रूस रहना चाहिए था। ठीक है, तो सही आंसर आप लोग बताइएगा। सही ऑप्शन इसमें एडिसन होगा। वो मानते थे कि संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार को है, वही महत्व शिक्षा का विद्यार्थी के लिए है। ठीक। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं। पहला औपचारिक शिक्षा, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा निरौपचारिक शिक्षा, और उपयुक्त तीनों। तो सही कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। वर्तमान समय में ये सभी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है। ऑप्शन ए है विद्यालय, ऑप्शन बी है पुस्तकालय, ऑप्शन सी है परिवार, ऑप्शन डी है संग्रहालय। तो मित्रों आप सभी जानते हैं इसका औपचारिक साधन परिवार नहीं है, बाकी सभी हैं। परिवार अनौपचारिक साधन है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन कौन हैं। ऑप्शन ए है परिवार समाज, ऑप्शन बी है धर्म समुदाय, ऑप्शन सी है राज्य चलचित्र टीवी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर आप लोग दीजिएगा। तो मित्रों इसमें सही उत्तर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ये सभी अनौपचारिक साधन हैं। औपचारिक साधन वे होते हैं जहाँ पर निश्चित ज्ञान निश्चित स्थान पर निश्चित समय योजना में निश्चित शिक्षक द्वारा दिया जाता है, और अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी निश्चित नहीं होता, किसके द्वारा कहाँ पर कब और कैसे दिया जाना है शिक्षा, या कभी भी कहीं भी किसी से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु
पर दबाव डाला गया था। ऑप्शन ए है 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 11 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी है 10 से 18 वर्ष, ऑप्शन डी है 20 से 35 वर्ष। तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा मित्रों 20 से 35 वर्ष। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी है वेदों से, ऑप्शन सी है कुरान से, ऑप्शन डी है बाइबल से। तो वैदिक कालीन शिक्षा वेदों से ही होगी। यहाँ देख लीजिए वैदिक कालीन शिक्षा वेदों से। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था से या फिर बाल्यावस्था से या फिर किशोरावस्था से या फिर ऑप्शन डी है युवावस्था से। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था से, क्योंकि शैशवावस्था से हम शिक्षा दे ही नहीं सकते, उसके बाद बाल्यावस्था ही आती है। यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, इसके बाद है वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? ऑप्शन ए है प्रकृतिवाद, ऑप्शन बी है आदर्शवाद, ऑप्शन सी है समाजवाद, ऑप्शन डी है व्यवहारवाद। तो वैदिक कालीन शिक्षा हमेशा आदर्शवाद पर ही आधारित थी, आदर्शवाद पर फोकस किया जाता था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मदरसा का संबंध था धार्मिक शिक्षा से या फिर ऑप्शन बी कह रहा है प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन सी है माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन डी है उच्च शिक्षा। तो ये है माध्यमिक शिक्षा। मकतब आप सभी जानते हैं प्राथमिक शिक्षा को कहा जाता था और मदरसा उससे ऊपर की शिक्षा माध्यमिक शिक्षा को। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। ऑप्शन ए है उपनयन संस्कार, ऑप्शन बी है उपसंपदा संस्कार, ऑप्शन सी है प्रवज्जा संस्कार, ऑप्शन डी है बिस्मिल्लाह संस्कार। तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार कौन सा था, यह मित्रों आप लोग बताइएगा। जी मित्रों, तो इसका सही उत्तर उपनयन संस्कार होता है। उप मतलब होता है नज़दीक, इसमें यह माना जाता था कि उप मतलब यहाँ नज़दीक है, और नज़दीक यानी गुरु के नज़दीक जो शिक्षा प्राप्त की जाती थी वैदिक काल में, उसी को उपनयन संस्कार कहते थे। ठीक है, इसमें बाद हम लोग देखते हैं प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऑप्शन ए है घर परिवार में, ऑप्शन बी है नदियों के किनारे, ऑप्शन सी है मठों में, ऑप्शन डी है राष्ट्रकुलों में। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा मित्रों, आप लोग बताइएगा। जी, तो राष्ट्रकुलों में यह दी जाती थी। ठीक, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा राष्ट्रकुलों में दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है मदरसों में शिक्षा का माध्यम था अरबी था या फिर उर्दू था या फारसी था या फिर संस्कृत था? तो इसमें फारसी था, मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वुड का आज्ञापत्र प्रकाशित हुआ था 19 जुलाई 1854 में, या फिर ऑप्शन बी है 2 फरवरी 1835 में, ऑप्शन सी है 24 नवंबर 1839 में, ऑप्शन डी है 7 मार्च 1834 में। तो सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर आप सभी यहाँ जानते हैं 19 जुलाई 1854 को उनका आज्ञापत्र प्रकाशित हुआ था। और निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है हंटर, ऑप्शन बी है मैकाले, ऑप्शन सी है वुड, ऑप्शन डी है फ्रांसिस। तो मैकाले ने दिया था। इसे छनाई का सिद्धांत भी कहते थे उच्च वर्ग को पहले शिक्षित किया जाए, निम्न वर्ग स्वतः ही शिक्षित हो जाएगा, यही सिद्धांत का मूल था। अंग्रेजी शिक्षा पर भी जोर दिए थे मैकाले जी ने। ठीक, इसके बाद आता है मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है 1935 में, ऑप्शन बी है 1833 में, ऑप्शन सी है 1831 में, ऑप्शन डी है 1854 में। तो ठीक है मित्रों, इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा 1935 में मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। आपको पता होना चाहिए प्राच्य पाश्चात्य विवाद बहुत गंभीर हो गया था। ये चला था 1913 से 1933 तक, 20 वर्ष बहुत कठिन संघर्षरत प्रयास चला था, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। इसके बाद मैकाले ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 1935 में।
ठीक। इसके बाद निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है हंटर, ऑप्शन बी है मैकाले, ऑप्शन सी है वुड, ऑप्शन डी है फ्रांसिस। तो ये तो अभी क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। ठीक, अगला देखते हैं। राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी। राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी, किससे संबंधित थी आपको बताना है। उच्च शिक्षा से, या फिर ऑप्शन बी है माध्यमिक शिक्षा से, ऑप्शन सी है प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन डी है तकनीकी शिक्षा से। तो राधा कृष्णन की जो संस्तुतियाँ थी वो उच्च शिक्षा से संबंधित थी मित्रों। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। और फिर इसके बाद है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसमें ए है डॉक्टर ताराचंद, बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ऑप्शन डी है डी एस कोठारी। तो ये आपको पता होना चाहिए। सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करिए।